और प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे मित्रों। हमने अध्याय 4 में 2 भाग हिंदी में और 3 भाग इंग्लिश में अपलोड कर दिए हैं। पहला भाग था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। दूसरा भाग था विकार ADHD ODD एवं SPD। अब तीसरे भाग में लेकर आई हैं OCD एवं ASD। तो हमारे बीच में हैं श्रीमती सुनीता शारदा जी। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आएं और आपके बीच में चर्चा करें OCD एवं ASD। नमस्कार। 12वीं कक्षा की शारीरिक शिक्षा की कक्षा अध्याय 4 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हम विकार करने जा रहे हैं वह है मनोग्रसित बाध्यता विकार अथवा OCD ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर और स्वलिंगता आत्मविहो वर्णपट अर्थात ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ACD। आइए शुरुआत करते हैं OCD से। OCD से पीड़ित व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तुओं को बार बार जांचता है तथा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों को, सबको नहीं, कुछ गतिविधियों या विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता या उनको नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। मनोग्रसित बाध्यता विकार एक तरह का ये चिंता विकार है जिसमें एक व्यक्ति को कुछ गतिविधियां या कुछ कार्य या कुछ जिसे कहते हैं एक्शन करने में वह बार बार उन एक्शंस को करना चाहता है, वह अपने आप को रोक नहीं सकता। जैसे कि हाथों को अत्यधिक धोना, दरवाजे पे ताला लगा के उसे बार बार चेक करना कहीं खुला तो नहीं रह गया, कहीं खुला तो नहीं रह गया, और बार बार गिनती करना, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, सबके ही पास पैसे होते हैं, तो उनकी बार बार गिनती करना, सिक्कों को बार बार गिनना या फिर चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना। व्यवस्था सभी को पसंद है, लेकिन एक सीमा के बाहर जब व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता रहता है तब कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि यह वह मनोग्रासित बाध्यता विकार से पीड़ित है। यहाँ पर देखिए, इन महाशय ने अपने हाथ में 4 घड़ियां पहनी है। किस लिए पहनी होंगी? हाँ, उनको एक साथ भारत का समय भी देखना है, इंग्लैंड का समय भी देखना है, उनको ऑस्ट्रेलिया का समय भी देखना, चाइना का समय भी देखना। इसीलिए उन्होंने अपने घर में 4 अलग अलग घड़ियां पहनी है। उनको ये लगता है कि पूरे विश्व में किस तरह से टाइम चल रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, और ये इस तरह से एक मनोग्रासित बाध्यता विकार से पीड़ित होते जा रहे हैं। OCD के अन्य लक्षण एक ही क्रिया को बार बार करना या उनको जांचते रहना, हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित या समरूपता में रखना। किसी किसी को आदत होती है कि वह अपने सामान को एक निश्चित ढंग से रखते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबड़। तो शुरू में पेन रखेंगे, बाद में पेंसिल रखेंगे, फिर रबड़ रखेंगे। अगर कोई भी उस व्यवस्था को आगे पीछे कर देता है तो वे बहुत चिढ़ जाते हैं और उसे दोबारा फिर वैसे करते हैं। हमेशा संदेह में रहना, हमेशा दूसरों के ऊपर शक करना, सदैव कीटाणुओं से गंदा और दूषित होने का डर रहना कि कीटाणुओं से हम गंदे हो चुके हैं, हमको अपने हाथ धोने चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, इस तरह की क्रियाएं करना। चीज़ों को जमा करना अर्थात किसी किसी को बहुत आदत होती है कि कोई अगर घर में टूट फूट जाता है सामान तो उसको भी नहीं फेंकते हैं और उसको भी जमा करके रखते हैं कि ये हमारे कहीं काम आएगा। इस तरह करते करते उनके घर में बहुत अधिक कूड़ा जमा हो जाता है और आपने ऐसे उदाहरण आसपास देखे भी होंगे। लेकिन अगर यहाँ ये बात की जाए कि एक कबाड़ वाला जो कि टूटे फूटे सामान को एकत्रित करके बेचता है तो वो OCD नहीं है। लेकिन एक अन्य व्यक्ति जिसके ये घर में टूटा फूटा सामान रखा हुआ है, कई वर्षों से रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मान सकते हैं कि OCD हो सकता है। एक व्यक्ति का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पिछले 17 साल से उसके घर में रद्दी अखबार जमा किए हुए हैं और पूरा घर उसका रद्दी से भरा हुआ है और पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन वो उसी व्यवस्था में खुश है।
जब बाद में उसको इलाज के लिए लाया गया तब उसने बताया कि उसे लगता था कि ये रद्दी पेपर नहीं है, ये आज की न्यूज़ है, ये कल मेरे ज़रूर काम आएगी या हो सकता है ये बाद में काम आए। तो ऐसा करते करते उसको ये आदत पड़ गई और वह ओसीडी में तब्दील हो गई। और जब भी वह कोई पेपर बाहर फेंकने लगता था तो उसे लगता था कि नहीं नहीं ये मेरे काम आएगा और उसे चिंता हो जाती थी और वह दोबारा से उसे अंदर रख लेता था। तो इस तरह से ये ओसीडी के लक्षण ओसीडी में प्रवृत्त हो गए। चीज़ों को बार बार गिनते रहना, यानी कि अगर आपके घर में कुछ सिक्के हैं, पैसे हैं, सबके घर में ही होते हैं, तो सिक्कों को बार बार रखना, उनको संभाल के रखना, उनकी रोज़ गिनती करना, तो इस तरह की आदतें ओसीडी के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ आपके सामने ये बना हुआ है एक ओसीडी चक्र। किस तरह से ओसीडी की हमें आदत पड़ जाती है वो ऐसे, अभी अभी हमने उदाहरण लिया जिसके घर में बहुत सारे कागज़ इकट्ठे थे तो क्यों वो अपने जाल में फंसता गया। अब हम यहाँ एक अन्य उदाहरण करते हैं कि यदि एक व्यक्ति को सिक्के गिनने की आदत है तो वह किस तरह से अपने जाल में फंसा रहता है। सबसे पहले उनको सिक्के गिनने की आदत है, यानी कि वह उस बात से पीड़ित है जिसे कि हम ऑब्सेशन कहते हैं। अभी मान के चलते हैं कि उनके घर में पैसे और सिक्के हैं और आज के दिन वो गिनती नहीं उन्होंने की। उनको सबने समझाया कि गिनती मत करो, बार बार गिनती करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने गिनती नहीं की। लेकिन उससे क्या हुआ, जब उन्होंने उसको अपने उस बाध्य विकार को नहीं किया तो क्या हुआ, उनके मन में चिंता हो गई। उनको लगने लगा कि हे राम, ज़रूर मेरे सिक्के कम हो गए हैं, ज़रूर मेरे पैसे कम हैं, ज़रूर इसमें से किसी ने कुछ छेड़खानी की है और मेरे कम है। तो इस चिंता से पीड़ित होकर जो है वह जल्दी से जाके फिर से अपने वो पैसे गिनने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिंता हुई जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी होने से के कारण ही उनको जो है अपने पैसे जाके गिनने पड़े, यानी कि वो विशेष कार्य उनको करना पड़ा। तो जैसे ही उन्होंने गिनती की तो उनको राहत मिल गई। देखिए इस तरफ राहत है, दूसरी तरफ उनको राहत मिली, आराम मिला कि हाँ हाँ मेरे सिक्के पूरे हैं। और फिर से उनको थोड़ी देर बाद ही लगने लगेगा कि अरे कहीं मेरे पैसे कम तो नहीं हो गए। अब देखिए इस तरह की जो भावना मन में आती है, सोच आती है, एक चिंता सी हो जाती है। तो इस ओसीडी चक्र को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और मनोग्रसित बाध्यता विकार ये चिंता विकार है। एंग्जाइटी, इट इज़ अ एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर। किस तरह से ये चक्र चलता रहता है, बार बार दिमाग में चिंता हो जाती है, चिंता हो जाने से वो पैसे गिनते हैं और गिनते ही उनको राहत मिल जाती है, लेकिन 1 घंटे बाद फिर लगेगा कि अरे नहीं मेरे पैसे तो कम हो गए। ठीक इसी तरह से हाथ धोने के विकार के साथ भी ऐसे होता है और अखबार एकत्रित करने के विकार के साथ भी इस तरह से ही उनको चिंता हो जाती है और वो इसीलिए बार बार उन कार्य को करते रहते हैं। ओसीडी के प्रमुख कारण, आनुवंशिक कारण, यदि किसी परिवार में ओसीडी के से पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं तो ये पूरी संभावना होती है कि उनकी संतानों को भी ओसीडी हो जाए। तंत्र संबंधी यानी कि जैविक कारण, कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में कमी होने के कारण मस्तिष्क का मार्ग भी थोड़ा थोड़ा अवरुद्ध हो जाता है या कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो उसके कारण भी ओसीडी हो सकता है। पर्यावरणीय कारक, कभी कभी हमारे वातावरण भी इसका कारण बन जाता है, जैसे कि हमारे किसी नज़दीकी की मृत्यु हो जाना या स्कूल संबंधी समस्याएं होना, स्कूल में बच्चे का समन्वय ना होना या फिर रिश्तों में गड़बड़ी होना, बार बार लड़ाई झगड़े होते रहना, इस तरह की बातें होने से भी व्यक्ति में ओसीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला विकार है स्वलीनता आत्मव्यूह वर्णपट अथवा आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, अथवा अंग्रेजी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एएसडी। एएसडी नाम की ये टर्म ये सबसे ज़्यादा अधिक चलन में है, तो एएसडी से ही आप इसे पहचानें। अथवा एएसडी एक ऐसा मस्तिष्क वृद्धि से संबंधित विकार है जो कि बच्चे की किसी एक
लक्षण को नहीं, ये कई तरह के व्यवहारों में दिखाई देता है। इसके लक्षण बहुत अधिक विस्तृत होते हैं एवं तीव्र होते हैं, इसीलिए इसे एक स्पेक्ट्रम यानी कि एक छाता रूपी विकार कहा गया है, जिसके अंदर बहुत अधिक अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। वह बुनियादी तौर पे ये लक्षण है सामाजिक कौशल, संचार कौशल और विशिष्ट रुचियां और व्यवहार, जो कि इसको एक स्पेक्ट्रम का रूप यानी कि एक छाता रूप दे देते हैं, जिसके अंदर बहुत अधिक विविध प्रकार के लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि वह ASD से ग्रसित है। ASD के लक्षण। ASD से ग्रसित बच्चा आत्म केंद्रित होता है। वह बच्चा किसी और से भी सामाजिक संपर्क नहीं बना सकता, अर्थात आपस में बातचीत करना, जैसे कि सभी बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, स्कूल जाते हैं तो अपने दोस्त बनाते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। कोई कोई बच्चा देर लगाता है दोस्त बनाने में, लेकिन बना लेते हैं। लेकिन ASD से प्रभावित बच्चे के कोई भी मित्र नहीं होते, वे किसी के साथ भी सामाजिक और भावनात्मक संबंध बनाने में उन्हें मुश्किल आती है और बिना शब्दों के सामाजिक संपर्क बनाने में कमी, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो हम आपस में अगर बात करते हैं तो शब्दों के जरिए कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने शैतानी करी है तो उसके ऊपर उसके चेहरे के हाव भाव अलग होते हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे को सांकेतिक भाषा में कुछ कुछ समझा देते हैं। या फिर जैसे कि हमने किसी चीज़ के लिए हाँ बोलना है तो सर को हाँ में हिलाना या सर को ना में हिलाना, या फिर हाथ के इशारे से बुलाना या हाथ के इशारे से ही वापस जाने को कह देना। इस तरह के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बिना शब्दों के जो संपर्क हम स्थापित करते हैं, वो संपर्क स्थापित करने में वे बिल्कुल भी जो है सक्षम नहीं होते। रिश्तों को बनाने में, समझने में और विकसित करने में कमी, यहाँ तक कि वो माता पिता के प्यार को भी नहीं समझते। वो भी अगर उन्हें प्यार से गले लगाते हैं तब उस चीज़ को भी वो समझते नहीं हैं। अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति व्यवहार। ये एक इस ASD का मुख्य लक्षण है कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, साथ के साथ ही वह अपने कुछ व्यवहारों की पुनरावृत्ति करता है, जैसे कि किसी विशेष कार से खेलना या विशेष गुड़िया से खेलना है या विशेष वस्तु को ही पकड़ना, हर रोज़ उसी चीज़ से खेलना, या फिर जैसे कि बच्चा अगर सफ़ेद मग में दूध पीता है तो वह हर बार सफ़ेद मग से दूध पिएगा। अगर उसको उसके बदले में दूसरा ग्लास दे देंगे तो वो उससे नहीं पिएगा। तो ठीक इसी तरह से वह एक ही तरह की बातें बार बार करता है। उसके स्वाद लेने की और सूंघने तथा आवाज़ के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। अर्थात आज अगर आलू में थोड़ा सा नमक तेज है तो वो उसको पहचान लेगा। वो ठीक एक ही प्रकार के स्वाद की चीज़ें खाना पसंद करेगा। सूंघने की शक्ति भी उसकी बहुत अलग होती है, उसके प्रति वो बहुत संवेदनशील होता है। आवाज़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। अगर आवाज़ थोड़ी सी भी तेज हो जाए तो उसकी वजह से ही उसको परेशानी भी आ सकती है। इन्हीं सब लक्षणों के कारण ऐसे बच्चों का समाज के साथ अच्छा संपर्क और सामंजस्य नहीं होता। इससे पहले जो हमने विकारों में पढ़ा, ADHD या फिर OCD, ऐसे लोगों का समाज के साथ भी संपर्क होता है और वह सबसे सामंजस्य बिठाने में कुछ सीमा तक कामयाब होते हैं। लेकिन ASD से प्रभावित बच्चा जो है उसका समाज में अच्छा संपर्क नहीं रहता और वो हमेशा आत्म केंद्रित ही रह जाता है। और वह आत्म केंद्रित होने के कारण दूसरों से संपर्क, आंखों से संपर्क बताने से बचते, यानी कि जिसे कहते हैं जी चुराना या आंखें चुराना, वह ये बच्चा हमेशा उसी ही प्रकार से रहता है। यहाँ तक कि
गले लगाना, माता पिता जब खुश होते हैं तो बच्चे को गले लगा लेते हैं, या बच्चा गिर जाता है, चोट लगती है तो उसे चुप कराने के लिए गले से लगा लेते हैं। लेकिन स्वालीनता से ग्रसित बच्चे, उनको माँ बाप के गले लगना भी पसंद नहीं होता है, वे उनके साथ भी सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। अब ASD के मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। यदि गर्भाधान के समय माता या पिता दोनों की उम्र अधिक हो, तब भी पैदा होने वाले बच्चे में ASD के लक्षण आ सकते हैं। या गर्भावस्था के दौरान माता किसी भयानक रोग से पीड़ित रही हो, तब भी बच्चे में ASD के लक्षण आ सकते हैं। यदि बच्चे का समय से पूर्व जन्म हुआ हो या वजन बच्चे का बहुत अधिक कम हो, तब भी बच्चे में ASD के लक्षण आ सकते हैं। कभी कभी मस्तिष्क की संरचना या कार्य करने में असमानताएं होने के कारण ASD के लक्षण आ जाते हैं। ये एक तरह की बीमारी है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण की किडनी, हमारे जिगर, लिवर, आँखों, फेफड़ों आदि में कई तरह के ट्यूमर पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण भी ASD की बीमारी हो सकती है। यदि माता को रूबेला सिंड्रोम था, रूबेला आप जानते हैं, इसका अब तो वैक्सीनेशन बन चुका है, लेकिन कभी हज़ारों में एक ऐसा भी केस आ जाता है जब यदि माता रूबेला से पीड़ित हो तो बच्चे को ASD होने के चांसेस हो सकते हैं। अनुपचारित फेनिलकेटोनुरिया यानी कि PKU, ये भी एक चयापचय की एक जन्मजात कमी है, जिसके कारण अमीनो एसिड फेनिलैलेनिन के चयापचय में कमी आ जाती है। इस कमी के कारण बच्चे में ASD होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो अतः ये सब कारण थे ASD नाम के विकार के होने के। यहाँ पर हम ये विकार जो अभी तक कर रहे थे, आज इनका यहाँ समापन हो जाता है। 5 तरह के विकार हमने यहाँ कवर किए हैं। इसके बाद आगे हम करेंगे शारीरिक शिक्षा में किस तरह से प्रावधान किए गए हैं कि वह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए किस तरह से उनकी उन्नति में योगदान दे सकते हैं, और हमारे बेसिक नियम क्या है CWSN बच्चों की बेहतरी के लिए। अगली स्लाइड में हम वो करेंगे। धन्यवाद सुनीता जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन रायसीना बंगाली स्कूल हमारे बीच में थी, और लगातार आप सभी लोगों के लिए वो ये जो चैप्टर है 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN स्टूडेंट्स, उसको लेके आपके समक्ष आ रही हैं, और अगली स्लाइड के साथ वो आपके बीच मौजूद होंगी। प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 के किसी भी सब टॉपिक को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप कृपया करके उनको क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बार बार आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।